कैसे हैं आप सब। दो तरीके के व्यक्ति मिलते हैं आपको लाइफ में और दोनों तरीके के व्यक्ति सपना देखते हैं। एक वो व्यक्ति जो सपना देखता ही रहता है और सपना साकार करने के लिए कभी सपने से बाहर नहीं निकलता। इट्स मीन हमेशा सोता रहता है और अपने आप को जरा सा कष्ट नहीं देता, सिर्फ सपना ही देखता रहता है। एक वो व्यक्ति जो सपना देखता है, सपने को साकार करने के लिए रात दिन आंखें खोलता है और मेहनत करता है और अपने सपने को साकार कर लेता है। तो आपको सोचना है कि आपको कौन सा व्यक्ति बनना है। वो व्यक्ति जो सपना साकार करने के लिए रात दिन रात मेहनत करता है, या वो व्यक्ति जो सिर्फ सपने में ही सपना देखता रहता है। दोस्तों, मैं हूं अचल कुमार और आज नया लाया हूं वीडियो आपके लिए सीक्वेंस, जो कि बीएससी का टॉपिक है। और बीएससी के टॉपिक का ये बीएससी में जो भी लास्ट टॉपिक बचा है सीक्वेंस आज फिनिश कराने वाला हूँ। इससे पहले मैं बीएससी के टोटल टॉपिक आपको करा चुका हूँ। अगर आपको मेरा सीक्वेंस का वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, पक्का शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अपनी नॉलेज को किसी के साथ बांटने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अपनी नॉलेज दूसरों के साथ जरूर बांटिए, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, कभी भी कम नहीं होगी। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो अपनी नॉलेज को किसी को बताना नहीं चाहते, अपने सीक्रेट किसी को बताना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि ये मुझसे ज़्यादा नंबर लेकर आ जाएगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आपके पास जो भी सीक्रेट नॉलेज हो या जो भी ट्रिक वगैरह वो अपने फ्रेंडों को ज़रूर बताइए, इससे आपके नंबर बढ़ेंगे, कभी भी नहीं घटने वाले। तो दोस्तों, हम सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं और पहले समझते हैं आखिर सीक्वेंस है क्या। देखिए, सीक्वेंस है क्या। एफ कोई मैपिंग है नेचुरल नंबर से। देखिए, एक है आपके पास नेचुरल नंबर और एक है आपके पास रियल नंबर का सेट। तो एफ कोई मैपिंग है, एफ कोई मैपिंग है कहां से कहां तक? नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक। नेचुरल नंबर मतलब इनपुट, मतलब डोमेन, और रियल नंबर आउटपुट मतलब रेंज। किसी भी आपने किसी फंक्शन में एक नेचुरल नंबर पुट करा और कोई रियल नंबर बाहर निकल के आएगा, वो सीक्वेंस की फॉर्म कहलाएगी। नेचुरल नंबर में आप जानते ही हैं, नेचुरल नंबर में होता क्या? 1। नेचुरल नंबर का क्या होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन। और रियल नंबर क्या होता है? ये एस इज द सेट ऑफ रियल नंबर, एस इज द सेट ऑफ रियल नंबर। ये रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर में तो जीरो भी आएगा, बट जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो ये जीरो भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 1/2 1/3 1/4 5 6 कुछ भी आ सकता है, क्योंकि रियल नंबर तो सारे ही होते हैं। तो एक मैपिंग जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर की तरफ जा रही है, वो आपकी सीक्वेंस कहलाती है। सिंपल सा तरीका, नेचुरल से रियल नंबर, इनपुट नेचुरल होगा और आउटपुट रियल नंबर होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। आपका जो डोमेन होगा उसका वो नेचुरल नंबर ही होगा 1 2 3 4 5 6, और जो आउटपुट होगा अर्थात उसकी जो रेंज होगी वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो वो क्या कहलाएगी? आपकी सीक्वेंस कहलाएगी। और एग्जाम्पल अगर बात करें तो सीक्वेंस को हम एसएन या एक्सएन या किसी से भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अगर ये कोई क्या सीक्वेंस का ये सिंबल है 1/n, एक सीक्वेंस का सिंबल है। देखिए, एन आपका एक नेचुरल नंबर है, इनपुट नेचुरल नंबर है, आउटपुट कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर नेचुरल नंबर देंगे तो 1 1/2 1/3 1/4 एंड डॉट डॉट लास्ट का पर, तो 1/n आने वाला। ये एक सीक्वेंस है, ये एक क्या है? सीक्वेंस है, नेचुरल नंबर से रियल नंबर की तरफ जा रही है। और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 1/n 1/n-1 नहीं, कितना ले सकते हैं? n/n+1 भी ले सकते हैं। ये भी एक सीक्वेंस है। अगर n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और 2 रखेंगे तो 2/3 आ जाएगा, और 3 रखेंगे तो 3/4 आ जाएगा, n/n+1। ये भी एक सीक्वेंस ही है, नेचुरल नंबर से रियल नंबर की तरफ। रियल नंबर में आपका 0 भी 0 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। इसके बाद ये सीक्वेंस आपकी समझ में आ गई। सिंपल सा तरीका, सिंपल सीक्वेंस का, नेचुरल से रियल नंबर की तरफ जाएगी, नेचुरल नंबर से रियल नंबर की तरफ जाएगी। -1 की n, ये सीक्वेंस ही है।
-1 की n भी एक सीक्वेंस ही है। और भी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी तरीके का, 1/2n - 1, 1/n+1, 2 की n - 1, 2 की n, सारी की सारी सीक्वेंस की फॉर्म में है। बस सिर्फ आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सीक्वेंस का जो नेचुरल से रियल की तरफ चलती है। चलिए, अब सीक्वेंस तो क्लियर हो गया कि सीक्वेंस होती क्या है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं। मैं आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ाने वाला हूँ, डाइवर्जेंट सीक्वेंस पढ़ाने वाला हूँ, ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस पढ़ाने वाला हूँ, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस, कोची सीक्वेंस पढ़ाने वाला हूँ, वायरस्ट्रेस थ्योरम पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन इनमें से सिर्फ वही टॉपिक बताऊंगा, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव, लेकिन वही टॉपिक बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। फालतू के टॉपिक बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, आप घबराइए मत। मैंने पढ़ रखा क्या क्या एग्जाम में आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता, सीक्वेंस से ज़्यादा नहीं आएगा। सिर्फ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस, बाउंडेड, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला, आप परेशान मत होइए, कम ही बताने वाला हूँ। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या, बड़ा आसान है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कुछ भी नहीं है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास एक्सन या एसन कुछ भी लिखो, ये आपके पास क्या है, एक सीक्वेंस है। अब कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एन टर्म पता होनी चाहिए। nth टर्म, अगर n टर्म हमें पता है, माना इसकी nth टर्म कितनी है, लिमिट n से इन्फिनिटी xn, अगर इसकी nth टर्म xn है, उसमें अगर लिमिट लगाकर ये फाइनाइट दे दे, लिमिट लगाने के बाद फाइनाइट दे दे, तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीरीज अलग होती है, सीक्वेंस अलग होती है, तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस बन जाएगी। फाइनाइट अगर क्वांटिटी आ गई तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, फाइनाइट क्वांटिटी आ गई, nth टर्म पता होनी चाहिए। अगर nth टर्म नहीं पता तो सीरीज की फॉर्म में देगा, हालांकि सीरीज की फॉर्म में सीक्वेंस देता नहीं है, अगर दे देगा तो हम उसका सम ऑफ सीरीज निकालेंगे, उसे सोल्व करेंगे। फाइनाइट अगर आया तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस बन जाएगी, लेकिन ज़्यादातर आपको nth टर्म ही देगा सीक्वेंस का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल अगर लेना है, तो एक्सन है आपके पास, क्या है, एक सीक्वेंस है 1/n, ठीक है। अब इसका पता करें कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है, तो इसकी nth टर्म में लिमिट लगा देंगे। अब nth टर्म कितनी है, 1/n है, 1/∞, 0 आया, 0 क्या होता है, फाइनाइट होता है, तो इसका मतलब ये कैसी सीक्वेंस हो गई, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई। कैसी सीक्वेंस हो गई, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई। और भी एग्जाम्पल ले लेंगे, और भी एग्जाम्पल है, एक है log 1/n, log 1/n एक सीक्वेंस की nth टर्म है। अब इसका पता करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें हम लिमिट लगा देंगे, n बराबर इन्फिनिटी, कितना हो जाएगा, log 1/n, मतलब log 1/∞, 1/∞ कितना हो जाएगा, 0, और log 0 कितना होता है, -∞। लेकिन मैंने ये एग्जाम्पल बिल्कुल आपको गलत दे दिया, क्योंकि मुझे ये एग्जाम्पल यहाँ देना ही नहीं है। मैं सिर्फ कन्वर्जेंट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कन्वर्जेंट पढ़ा रहा हूँ, मैं डाइवर्जेंट पर पहुँचा ही नहीं। अब मैं डाइवर्जेंट पर बात करने वाला हूँ। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होगी, कोई भी सीक्वेंस की nth टर्म पता होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, माना xn एक सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पक्का लिमिट लगाने वाले हैं। n बराबर इन्फिनिटी, xn में लिमिट लगा देंगे, और लिमिट लगाने के बाद हमें इन्फिनिटी मिल जाएगा, तो वो सीक्वेंस होगी डाइवर्जेंट। और हो सकता है -∞ भी मिल जाए, इट्स आल्सो डाइवर्जेंट, ये भी डाइवर्जेंट ही होगी, लेकिन -∞ पर नहीं, समझे। फाइनाइट आएगा nth टर्म में तो कन्वर्जेंट, और इनफाइनाइट आएगा नेगेटिव या पॉजिटिव तो डाइवर्जेंट। अगर इसका एक एग्जांपल की बात कर लें आपसे, तो माना एक एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं, ये क्या है, एक सीक्वेंस है, log 1/n क्या है, एक सीक्वेंस की nth टर्म में। अब इसका मुझे पता करना है कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करने वाला, मैं इसमें लिमिट लगाने वाला हूँ। कितना हो जाएगा, लिमिट n बराबर इन्फिनिटी, log 1/∞, 1/∞ कितना हो जाएगा, log 0, और log 0 कितना होता है, -∞। log 0 कितना होता है, -∞। इट्स मीन ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। कौन सी है ये, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। और डाइवर्जेंट सीक्वेंस तो है ही, लेकिन वैल्यू क्या है इसकी, -∞। पे डाइवर्जेंट है, ऑप्शन में इन्फिनिटी पे भी डाइवर्जेंट दे सकता है, -∞ पे भी डाइवर्जेंट दे सकता है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो -∞ इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे। और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, जैसे कि हमने ले लिया 2 की पावर n। 2 की पावर n क्या है, 2 की पावर n क्या है, एक सीक्वेंस की nth टर्म है। अगर हम इसका पता करेंगे कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, तो 2 की n में हम लिमिट लगा देंगे, कितना हो गया, 2 की इन्फिनिटी हो गया, क्या आ गया, डाइवर्जेंट आ गया, बट इन्फिनिटी पर कितना आ गया, इन्फिनिटी पर डाइवर्जेंट आ गया। सिंपल सी बात है।
इसी में अगर -2 की n ले लेंगे तो -2 की n में -इन्फिनिटी आ जाएगा, तो भी डाइवर्जेंट ही होगा। -2 की n में भी डाइवर्जेंट होगा विद नेगेटिव। समझ में आ गई बात? -2 की n में भी डाइवर्जेंट होगा विद नेगेटिव। तो कन्वर्जेंट समझ में आ गया, डाइवर्जेंट भी समझ में आ गया, सीक्वेंस भी समझ में आ गया। अब हम पहुंचने वाले हैं कहाँ? ऑस्कुलेटिंग सीक्वेंस, नहीं सॉरी, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी? कोई भी सीक्वेंस दे रखी है, उसकी लिमिट फाइंड करेंगे। देखिए एक सीक्वेंस है, उसकी लिमिट कैसे पता करेंगे? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे? देखिए माना एक्शन क्या है? एक सीक्वेंस है, और उसकी लिमिट पता करेंगे कितनी होगी। देखिए मैंने माना एक्शन एक सीक्वेंस है 1/n, ठीक है। अगर इसकी लिमिट पता करनी है तो कुछ नहीं करना है, इसकी लिमिट कुछ नहीं है, इसमें लिमिट n बराबर इन्फिनिटी रख दीजिए। जो वैल्यू आएगी वो इसकी लिमिट है, जो वैल्यू आएगी वो इसकी लिमिट है। कितनी आएगी? 1/∞ मतलब 0। 0 इसकी लिमिट है, 0 इसकी लिमिट है। एवरी सीक्वेंस हैव यूनिक लिमिट। एवरी सीक्वेंस लिख लो, थ्योरम है एवरी सीक्वेंस यूनिक लिमिट। एवरी सीक्वेंस हैव यूनिक लिमिट। एवरी सीक्वेंस हैव यूनिक लिमिट। प्रत्येक सीक्वेंस की एक लिमिट यूनिक होती है, मतलब एक ही लिमिट होती है, उसकी एक ही लिमिट होती है। तो ये इसकी लिमिट क्या होगी? ये इसकी लिमिट है, ये इसकी लिमिट है। 1/2n + 1 ले लो, या कुछ और ले लो, 1/2n - 1 ले लो, या 2 की n ले लो। लिमिट लगाने के बाद जो वैल्यू फाइंड करेगा वो उसकी लिमिट कहलाती है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की लिमिट कभी कभी क्वेश्चन दे देगा, क्या देगा? इसकी लिमिट फाइंड करिए, इसकी लिमिट फाइंड करिए। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे 2/2n एक लिख लेते हैं √n + √n। अब इसकी लिमिट फाइंड करेंगे, तो लिमिट फाइंड करेंगे तो इसमें लिमिट n बराबर इन्फिनिटी लगा दूंगा, n कॉमन लेकर उड़ा दूंगा। तो इसकी लिमिट कैसे फाइंड करेंगे? n कॉमन ले लिया मैंने, तो n कट गया, 1 + n की -1/2 आ जाएगा। अब मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा तो n बराबर इन्फिनिटी रख दूंगा, ये तो 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, 2/1 2। इसकी लिमिट 2 है, इसकी लिमिट 2 है। कितनी है इसकी लिमिट? 2 है। और ये कन्वर्जेंट तो है ही, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू आई है, फाइनाइट वैल्यू आएगी तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। लिमिट कितनी है इसकी? 2 है। कभी कभी पूछ लेता कन्वर्जेंट वैल्यू क्या होगी, तो जो आंसर आएगा वही तो कन्वर्जेंट वैल्यू है। अरे 2 इसकी कन्वर्जेंट वैल्यू है, मतलब ये कन्वर्जेंट है, लिमिट इसकी 2 है। अगर कन्वर्जेंट वैल्यू पूछेगा तो भी 2 है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। लिमिट ऑफ सीक्वेंस पता चल गया। रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होती है? रेंज ऑफ सीक्वेंस कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 1 से 2, 2 से 3, या 1 से 1/2, या 3 से 5, वो उसकी रेंज कहलाती है। द सेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट टर्म, मतलब सेट, उसके अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट टर्म दे रखी है उसका सेट बना लो, क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। ऐसे करके नहीं समझेंगे, ऐसे एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे? जैसे कि -1 की पावर n ले लिया एक सीक्वेंस, ठीक है। अब इसकी लिमिट कब पता करनी है? रेंज ऑफ सीक्वेंस पता करनी है, रेंज ऑफ सीक्वेंस पता करनी है। तो भाई पता कर लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? देखिए n बराबर 1 2 3, n बराबर 1 2 3 रखेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक चलती है सीक्वेंस, इसलिए ही सीक्वेंस में 1 2 3 ही पुट करा जाता है, क्योंकि सीक्वेंस की डेफिनेशन ही है नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक जाती है। तो इसमें n बराबर 1 2 3 रखेंगे, n बराबर रखेंगे -1, 2 रखेंगे +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1 एंड सो ऑन। ये आया भैया, ये इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी। तो देखने से पता चल जाएगा कि इसकी रेंज क्या आ जाएगी। रेंज ऑफ सीक्वेंस की अगर बात करेगा तो कितनी है? मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ लिख देंगे, -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, ये इसकी रेंज कहलाएगी। सिंपल सी बात है ना। तो इसकी रेंज कितनी होगी? -1 से +1 के बीच में इसकी रेंज हो गई। तो रेंज ऑफ सीक्वेंस कितनी होगी? ये हमारे पास इसकी रेंज हो सीक्वेंस हो गई, -1 से +1 के बीच में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास सब सीक्वेंस क्या होती है? हम अब पढ़ेंगे सब सीक्वेंस क्या होती है। रेंज ऑफ सीक्वेंस पता चल गई। चलिए एक एग्जांपल और दे लेते हैं रेंज ऑफ सीक्वेंस का क्या होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं रेंज ऑफ सीक्वेंस का। देखिए एक्शन बराबर 1/n ले लेते हैं। एक्शन बराबर एक सीक्वेंस है 1/n ले लेते हैं। इसकी रेंज क्या है? इससे ऊपर वाले की रेंज, ये रेंज तो फाइनाइट है, पता है -1 से +1 के बीच में जा रही है, इट्स फाइनाइट हो गई। लेकिन एक्शन बराबर 1/n है। अब इसकी रेंज क्या होगी? n बराबर 1 2 3 रख दीजिए। अगर ये भी ना लेंगे तो कुछ और ले लीजिए, जैसे कि ये वाला सही नहीं है, कुछ और ले लेते हैं। इसकी रेंज निकालनी है आपको, तो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे? इसकी रेंज हम एक एग्जाम्पल अलग ले लेते हैं, जैसे कि ले लिए 2 की n ले लिया एक सीक्वेंस,
2 की n ले लिया। अब n बराबर 1 2 3 रखेंगे तो कितना आएगा 2, 2 की 1, 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4, 2 की 5, 2 की 6, यही तो आएगा ना। तो रेंज ऑफ सीक्वेंस कितनी हुई पता नहीं है, कितनी हुई मालूम है नहीं, मालूम है ना कितनी है रेंज ऑफ सीक्वेंस? इनफाइनाइट। ये तो इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है भैया। इसकी रेंज ऑफ सीक्वेंस हमें पता नहीं है, चलता चला जाएगा। 1/n भी मानेंगे तो n बराबर 1 2 3 रखेंगे, वहाँ पे रेंज ऑफ सीक्वेंस इनफाइनाइट है। हमें नहीं मालूम रेंज ऑफ सीक्वेंस कितनी होगी। 1/n में तो एक बार को निकाल भी सकते हैं, 0 से 1 के बीच में बन सकता है, लेकिन 2 की n में तो पक्का नहीं पता रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होगी। सब सीक्वेंस क्या होगी? सब सीक्वेंस बताने वाले हैं क्या होता है। सब सीक्वेंस तो बहुत ही आसान है, आपने सेट पढ़ा, सब सेट पढ़ा। अरे सेट का जो होता है सब सेट होता है, ऐसी सीक्वेंस का सब सीक्वेंस होता है। सेट का जिस प्रकार सेट हो सब सेट होता है, ऐसे सीक्वेंस का सब सीक्वेंस होता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक एक्शन क्या है? एक्शन है एक सीक्वेंस 1/n। ओके, n बराबर 1 2 3 रखिए, n बराबर 1 2 3 रखिए, 1 2 3 4 5 एंड सो। ओके, चलता चला जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ इसकी सीक्वेंस क्या, देखिए एग्जाम में आएगा कैसा क्वेश्चन। अब मैं कह रहा हूँ इसकी सब सीक्वेंस क्या, मैं कह रहा हूँ an है, और an में मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया अपनी तरफ से 1/2n माना। क्यों लिया अभी बताएंगे। माना ये इसकी सब सीक्वेंस है। अब देखते हैं चेक करके कि जो मैंने कहा है वो सही है नहीं सही है। सब सीक्वेंस इसकी है नहीं। n बराबर 1 रखिए जरा, n बराबर रखेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। n बराबर 2 रखेंगे तो 4 2/3 आएगा। n बराबर 3 रखेंगे 6 5 आएगा। अरे समझ में आई की बात नहीं है। देखिए इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है नहीं है, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है नहीं है, तो क्या कहलाएगी? ये एक सब सीक्वेंस है। किसकी? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है, इसलिए सब सीक्वेंस। अब एग्जाम में कैसा आएगा क्वेश्चन? एग्जाम में दे देगा कि आपको दे देगा एक सीक्वेंस दे देगा कि एक सीक्वेंस है 1/n, इसका सब सीक्वेंस कौन सा होगा, उसमें एक एग्जाम्पल में इसे रख देगा। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन में 1 2 3 रख के देख लीजिए। जो क्वेश्चन दे रखा ना सीक्वेंस में, उसमें भी 1 2 3 रख के देख लीजिए। जो ऑप्शन उससे चेक मैच कर जाएगा, जो ऑप्शन मैच कर जाएगा दी हुई सीक्वेंस से, वही आंसर हो, वही सब सीक्वेंस कहलाएगा। सीधी सीधा तरीका, उसमें नेचुरल नंबर पुट करके देख लीजिए और मिला कर देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, तो सब सीक्वेंस पता चल जाएगा। और एग्जाम्पल ले लीजिए। एक्शन एक सीक्वेंस है नेचुरल नंबर की, 1 2 3 4 5 6 7, इस नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है। कैसी है? नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है। ओके, ये कैसी है? एक नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है। और मैं प्राइम नंबर की सीक्वेंस लिख लेता हूँ। एक प्राइम नंबर 1 होता है नहीं होता ना, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7, इतनी रहने देते हैं एंड डॉट 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 प्राइम नंबर। तो ये an क्या है? an है प्राइम नंबर की जो सीक्वेंस होगी वो सब सीक्वेंस होगी नेचुरल नंबर की सीक्वेंस के। समझ में आ गई बात? सब सीक्वेंस तो समझ में आ गया होगा। हमने इतना कर दिया, अब थोड़ा आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या पढ़ते हैं हम। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड, अनबाउंडेड और ऑस्कुलेटिंग सीक्वेंस क्या होती है। लिमिट ऑफ सीक्वेंस में थोड़ा और बताना था, अभी बता देंगे। पहले बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ लेते हैं आखिर होती क्या। बाउंडेड से पहले तो पता चल रहा है कि सीधा सीधा नाम ही बाउंड है, मतलब एक सीक्वेंस बाउंड होनी चाहिए एक लिमिट के दायरे में। उसकी जैसे 1 से 2, 1/2 से 1/4 या -1 से -5, अगर वो बाउंड है तो वो बाउंडेड कहलाएगी, और वो बाउंड नहीं है तो वो सीधी सीधी अनबाउंडेड कहलाएगी। इसका पता नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ तक है। तो अभी मैं समझा देता हूँ आपको। ए सीक्वेंस एक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट बाउंडेड बोथ बिलो एंड अबव। कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड तब होगी जब वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे। बाउंडेड बिलो भी होनी चाहिए, बाउंडेड अबव भी होनी चाहिए। मतलब उस सीक्वेंस में कुछ तो बाउंडेड बिलो की कंडीशन बननी चाहिए, बाउंडेड कुछ अबव की कंडीशन बननी चाहिए। मतलब ये कि बाउंडेड बिलो का मतलब वैल्यू कम होती चली जा रही है सीक्वेंस में कहीं ना कहीं तक। फिर बाउंडेड अबव का मतलब है कि वैल्यू जो है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है। बिलो और अबव का खाली यही मतलब है कि वैल्यू कम होना और वैल्यू का बढ़ना, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक सीक्वेंस जो बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव है तो वो सीक्वेंस कहलाती है बाउंडेड। अब बाउंडेड सीक्वेंस में हम क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखिए। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपके बाउंडेड सीक्वेंस में क्या करते हैं। देखिए एक्शन, एक सीक्वेंस ले लेते हैं एक्शन।
एक्सएन बराबर 1 होगा। ठीक है, अब इसमें हम n बराबर अगर 1 2 3 रखेंगे तो हमारे पास कंडीशन बनेगी 1 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड सो। ठीक है, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है, पक्का बाउंडेड सीक्वेंस है, क्योंकि इसकी वैल्यू बाउंड है। इसकी ये जो वैल्यू आ रही है ये बाउंड है, कहाँ से कहाँ तक है देखिए, ये देखिए ये इसकी वैल्यू कितनी होती चली जाएगी। देखिए एक्सएन जो है यहाँ पर बाउंड है, कितना हो सकता है 1 से 0 से 1 के बीच में है, 0 तो है नहीं, 0 से 1 के बीच में है, 1 तो है, 0 से 1 के बीच में है इसकी वैल्यू। देखिए 1 1/2 1/3 मतलब 1 से कम होती चली जा रही है, 1 से ज़्यादा तो नहीं है, 1 है, और 0 इधर कम होती चली जा रही है, तो हो सकता है 0 से ज़्यादा नहीं होने वाली, 0 तक पहुँच सकते हैं आप मैक्सिमम, क्योंकि 1 से कम हो रही है तो कहीं ना कहीं आप 0 तक पहुँच सकते हैं। तो ये बाउंड है किसी ना किसी वैल्यू में 0 से 1 के बीच में, तो ऐसी सीक्वेंस बाउंडेड कहलाती है जो बाउंड हो जाए। और जैसे कि और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक एक्सएन एक सीक्वेंस ले लेते हैं 1 + -1 की n। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर पुट करेंगे n बराबर 1 तो 0 आ जाएगा। अब इसके बाद n बराबर कितना रखेंगे 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 रखेंगे फिर 0 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 रखेंगे फिर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस चलती चली जाएगी। तो ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक बाउंड है, जो एक्सएन की वैल्यू है 0 और 2 के बीच में क्या है, बाउंड है। तो ऐसी सीक्वेंस क्या कहलाती है, बाउंडेड सीक्वेंस कहलाती है, जो कहीं बाउंड हो रही हो। और अनबाउंडेड सीक्वेंस जिसमें बाउंडेशन ही नहीं हो वो अनबाउंडेड सीक्वेंस कहलाती है। जैसे कि एक्सएन बराबर कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे कि 2 की पावर n-1। ओके, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अब इसमें n बराबर 1 रखिए, n बराबर 1 रखेंगे तो 0 तो मिल जाएगा, n बराबर 1 रखेंगे तो 2 की 0 1 आ जाएगा, और n बराबर रखेंगे 2 तो कितना आ जाएगा 1 2 आ जाएगा, और n बराबर रखेंगे 3 तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर शायद 2 की 3 आ जाएगा एंड सो। ऐसी सीक्वेंस देखिए अनबाउंडेड है, इसकी कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि आगे तक अनलिमिटेड चली जा रही है, ये इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ऐसी सीक्वेंस अनबाउंडेड, मतलब जिसमें बाउंडेशन लगी हो वो बाउंडेड सीक्वेंस, और जिसमें बाउंडेशन नहीं लगी हो वो अनबाउंडेड सीक्वेंस कहलाती है। सिंपल सी बात है बाउंडेड अनबाउंडेड की। लिमिटेड सीक्वेंस तो मैंने आपको बता दिया था, लिमिटेड सीक्वेंस में जो वैल्यू आएगी वो माना L, जिससे मैंने 0 दिखा रखा है, ये हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 आएगा, मतलब नॉन निगेटिव आएगा, इतना वो बताना था, ये निगेटिव नहीं आता है, नॉन निगेटिव आता है हमेशा। लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑलवेज नॉन निगेटिव होती है, निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, ग्रेटर इक्वल 0 तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। ऑस्कुलेट सीक्वेंस क्या होती है, ऑस्कुलेटिंग सीक्वेंस, जब सीक्वेंस ऑस्कुलेट करे, एक वैल्यू रिपीट होती चली जाए, जैसे 1 - 1 या 1 - 1 1 - 1 1 - 1, देख के पता चल जाएगा सीक्वेंस का कि ये ऑस्कुलेट कर रही है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है ऑस्कुलेटिंग सीक्वेंस का, जब सीक्वेंस ऑस्कुलेट कर रही है आपकी तो वो ऑस्कुलेटिंग सीक्वेंस कहलाती है। अब यह 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 तो वो भी ऑस्कुलेटिंग सीक्वेंस कहलाएगी। लेकिन ऑस्कुलेटिंग सीक्वेंस 2 तरीके की होती है, दोनों तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। A sequence action is said to be oscillating if it neither a convergent or nor a divergent। ऐसी सीक्वेंस जो ना तो कन्वर्जेंट है ना ही डाइवर्जेंट है, इस सेट टू बी ऑस्कुलेटिंग सीक्वेंस। ऐसी सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट भी नहीं है और डाइवर्जेंट भी नहीं है, आप पक्का कंफर्म ही नहीं कर पा रहे कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो ऐसी सीक्वेंस कहलाएगी ऑस्कुलेटिंग सीक्वेंस। कन्वर्जेंट तो आपको पता ही है, मैंने बताया था आपको कि फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए एन टर्म में लिमिट लगाने के बाद, या सम ऑफ सीरीज भी फाइनाइट आना चाहिए, तो वो कन्वर्जेंट होगी, और इन्फिनेटिव आ जाएगा तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। इसके 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं और इन पर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ऑस्कुलेटिंग सीक्वेंस 2 तरीके से होती है, कन्वर्जेंट भी 2 तरीके से होगी या डाइवर्जेंट भी 2 तरीके से होगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने ये वाला, एक सीक्वेंस है। अब देखिए ये -1 की n है, अब n एक तो नेचुरल नंबर है, वो तो ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है। अगर मैं इवन ले लूँ, अगर मैं n इवन ले लूँ, अगर इवन नंबर ले लूँ तो n बराबर इवन रखूँगा तो कितना आएगा 2, तो आएगा 1। ओके, n इज इवन, ठीक है। अगर आप इवन 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो तो आएगा 1। और अगर मैं ओड ले लूँ तो मैं ओड ले लूँ, n इज ओड, अगर मैं ओड नंबर ले लूँ तो -1 आएगा। तो या तो 1 आएगा या -1 आएगा। ओड लेंगे तो आपके पास -1 आएगा, और अगर इवन लेंगे तो +1 आएगा। तो ये सीरीज -1 और 1 पे ऑस्कुलेट करेगी।
या तो -1 आएगा या 1 आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा, ये इस तरीके से ऑस्कुलेट करेगी। तो ऐसी सीक्वेंस जो ये ऑस्कुलेटिंग सीक्वेंस कहलाती है, जहाँ वैल्यू रिपीट कर रही है, क्या कहलाती है? ऑस्कुलेटिंग सीक्वेंस। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन आपको दे देगा, -1 की n लगा कर दे देगा, 2n लगा कर दे देगा, 3n लगा कर दे देगा, तो आप देखते के साथ ही पता कर लेंगे कि ये ऑस्कुलेटिंग सीक्वेंस ही है, जिसमें माइनस लगा दिया, ऊपर पे वैल्यू कोई सी भी चढ़ा दी, तो वो ऑस्कुलेटिंग सीक्वेंस कहलाएगी। अब ऑस्कुलेटिंग सीक्वेंस एक तो ये होती है जिसमें वैल्यू रिपीट करेगी, है तो फाइनाइट, 1 भी फाइनाइट है और -1 भी फाइनाइट है, बट ये ऑस्कुलेट कर रही है, हमें पता नहीं चल पा रहा कि आखिर कंफर्म कौन सी वैल्यू है। अब बोलते तो कंफर्म करता हमसे, तो ऐसी सीक्वेंस कहलाएगी ऑस्कुलेटिंग। दूसरी भी होती है ऑस्कुलेटिंग दूसरे प्रकार की, n -1 की n, ये भी एक सीक्वेंस है n। अब इसमें भी ओड और इवन का चक्कर है। अगर मैं ओड ले लूँ, अगर मैं इवन ले लेता हूँ, चलिए इवन संख्या ले लेता हूँ a to n, इवन ले लिया, तो इवन ले लिया तो मेरे पास जो सीक्वेंस बनेगी 2n और -1 की 2n बनेगी। और जब मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा, लिमिट n बराबर इन्फिनिटी a 2n लगाऊंगा, तो मुझे इन्फिनिटी पक्का मिलने वाला है। तो डाइवर्जेंट तो मुझे पता है पक्का है, लेकिन डाइवर्जेंट वैल्यू तो नहीं पता ना कितनी है। इन्फिनिटी दे रहा है, अब इन्फिनिटी दे रहा है, अभी तो और भी देने वाला है। अब मैं इसे ओड ले लूँ, तो अगर मैं इसे ओड ले लूँ तो मेरे पास क्या कंडीशन बनेगी? 2n+1 बन जाएगा और -1 की 2n+1 बन जाएगा। ओके, अब मैंने ओड ले लिया। देखो अब ओड लेंगे तो ओड में तो पक्का पता है कि -1 की पावर ओड होती है तो माइनस की निकल के आती है, तो ये तो हो जाएगा 2n+1 और यहाँ आ जाएगा -1, ठीक है, इतना बन जाएगा। अब मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा n बराबर इन्फिनिटी, तो पक्का मुझे इन्फिनिटी मिलने वाला, बट विद नेगेटिव मिलने वाला। तो मैं तो यही कंफर्म नहीं कर पा रहा अभी कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटिव है या माइनस इन्फिनिटिव है। ऐसी स्थिति में सीक्वेंस ऑस्कुलेटिंग सीक्वेंस कहलाती है, कंफर्म नहीं है, ये इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव के बीच में ऑस्कुलेट करता रहेगा। एक बार इन्फिनिटिव आएगी, एक बार माइनस इन्फिनिटिव आएगी, इन्फिनिटिव आएगी, माइनस इन्फिनिटिव आएगी, ऐसी सीक्वेंस कहलाती है ऑस्कुलेटिंग सीक्वेंस। दो तरीके की होती है, दोनों तरीके बता दिए मैंने, एक तो फाइनाइट क्वांटिटी में बता दिया लेकिन यहाँ भी निश्चित नहीं है, एक इनफाइनाइट क्वांटिटी में बता दिया, यहाँ भी निश्चित नहीं है। तो ऐसी सीक्वेंस होती है ऑस्कुलेटिंग सीक्वेंस। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और दूसरे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ थ्योरम्स भी हैं, उनके स्टेटमेंट भी याद करेंगे क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। थोड़ा सा कुछ बातें बता देता हूँ, जैसे कि कहीं कहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आएगा। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक एग्जाम्पल से समझा दूंगा जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग तो समझते हैं कि सीक्वेंस इंक्रीज हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है। स्ट्रिक्टली इंक्रीज का मतलब एक निश्चित अनुपात में बढ़ रही है, मतलब कोई भी वैल्यू सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रही है। देखिए इसमें देखिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इंक्रीज भी हो रही है और कोई वैल्यू देखिए इसमें रिपीट नहीं हुई है, नॉन रिपीटेड वैल्यू है, तो ऐसी सीक्वेंस कहलाई, सीधी स्ट्रिक्टली सीक्वेंस कहलाई। लेकिन अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, देखिए 1 के बाद कम होती चली जा रही है वैल्यू, वैल्यू कम होती चली जा रही है तो डिक्रीजिंग हो जाएगी। स्ट्रिक्टली इसलिए क्योंकि कोई वैल्यू स्टिक नहीं हुई है, मतलब एक वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग क्या होगी? कोई वैल्यू अगर रिपीट हो जाए, जैसे कि इंक्रीज तो हो रही है वैल्यू 2 4 6 8 10, लेकिन रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहलाएगी। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग क्या होगी? डिक्रीज तो हो रही है वैल्यू, कम तो हो रही है लेकिन रिपीट हो रही है, तो वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहलाएगी। सिंपल सी बात है, थोड़ा याद रखेंगे, पता होना चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद मोनोटोनिक, मोनोटोनिक का मतलब होता है किसी भी सीक्वेंस का एक ही अनुपात में आगे बढ़ना, एक ही दिशा में आगे बढ़ना, या तो वो कम होनी चाहिए तो वो मोनोटोनिक कहलाती है, या तो वो इंक्रीजिंग होनी चाहिए, इट्स मोनोटोनिक, या वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए, इट्स मोनोटोनिक। कुछ भी हो, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, लेकिन वो मोनोटोनिक जरूर कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए ना ही इंक्रीज हो रही ना ही डिक्रीज हो रही, 0 1 0 1 0 1 0 1 रिपीट हो जाएगी, ना तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, तो ये है ही नहीं, ये मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है। लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस ऑलरेडी वैसे तो बता चुका हूँ, लिमिट लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो लिमिट पॉइंट कहलाती है। जैसा कि -1 की n, -1 की n, इसकी लिमिट पॉइंट क्या है? इसका लिमिट पॉइंट एक तो 1 1 और -1, क्योंकि ये इफ n इज ओड, अगर ओड देगा नहीं इवन, अगर इवन नंबर है तो 1 और अगर ओड है
ओड नंबर है तो क्या होगा, ये माइनस वन देगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसके लिमिटिंग पॉइंट्स क्या होगा, इसके दो एवरी सीक्वेंस हैव मिनिमम वन लिमिटिंग पॉइंट्स। प्रत्येक सीक्वेंस कम से कम एक लिमिट पॉइंट्स तो रखती ही रखती है। एक वायर स्ट्रेस थ्योरम होती है जो ये कहती है कि एवरी सीक्वेंस मिनिमम वन लिमिट हैव मिनिमम वन लिमिटिंग पॉइंट। अभी मैं लिखाऊंगा थ्योरम आपको। प्रत्येक सीक्वेंस कम से कम एक तो लिमिट पॉइंट रखती ही है। अभी मैं बताऊंगा आपको। अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर करेंगे, फिर थ्योरम करेंगे, इस सीक्वेंस को फिनिश कर देंगे और कुछ है भी नहीं इसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं। ये सीक्वेंस है एस एन, हमने इसे एस एन दे रखा है, एक्स एन दे दो बाकी 2n/n + 4n की 1/2। हमें ये बताना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट है तो इसकी कन्वर्जेंस वैल्यू क्या होगी, डाइवर्जेंट है तो वैल्यू क्या होगी, या ऑस्कुलेटिंग सीरीज है, सीक्वेंस है, ये पता करना है। तो देखिए हमें कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंस वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ लिमिट लगा देते हैं। हम इसमें लगाएंगे लिमिट 2n/n + 4n की 1/2। ओके, n कॉमन लेकर उड़ा दीजिए, सीधा सीधा तरीका है। तो ऊपर बचेगा 2, 1 + 4 n की -1/2। जब n बराबर इन्फिनिटी लिमिट लगाऊंगा तो ये 0 बनेगा। 0 बनेगा तो इसका आंसर 2 आएगा। 2 आएगा तो ये फाइनाइट आएगा। फाइनाइट होता है तो कन्वर्जेंट होता है, तो इसका आंसर आया कन्वर्जेंट आया। और कन्वर्जेंस वैल्यू क्या है, 2। ये जो वैल्यू आती है ना, ये जो वैल्यू निकल कर आती है वो कन्वर्जेंस वैल्यू कहलाती है। कन्वर्जेंस वैल्यू 2, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। समझ में आ गया। अगर इसे सोल्व करेंगे तो इसकी कन्वर्जेंस वैल्यू आएगी 5 और एक फाइनाइट क्वांटिटी है, इसलिए ये सीक्वेंस होगी कन्वर्जेंट। इट्स फाइनाइट क्वांटिटी, तो सीक्वेंस कैसी हो गई है, कन्वर्जेंट हो गई। ठीक है, और कन्वर्जेंस वैल्यू की बात करेगा तो वो 5 हो गई। जो आंसर आता है वो कन्वर्जेंस कहलाता है। एक क्वेश्चन इस वाले कुछ सही से कर लेते हैं। एक एक्शन सीक्वेंस दे रखी है 1/n + 1, n + 2, n + 3, n + n। बताना ही है क्या। देखिए इसमें सम हो रहा है, सम। तो ये सीक्वेंस बतानी है कन्वर्जेंट है। अगर कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंस वैल्यू क्या है, ये डाइवर्जेंट है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम लिमिट तो पक्का लगाने वाले हैं। लिमिट n बराबर इन्फिनिटी तो लगाने वाले हैं। कितना आएगा, तो देखिए 1/n + 1, n + 2, n + 3, n + n सम ऑफ द सीरीज हमने पढ़ा है। समीशन लगा के r बराबर 1 से लेकर n तक 1/n + r लिख सकते हैं, क्योंकि जो टर्म चल रही है उसे मान लेंगे r। हमने लिमिट में ये पढ़ा भी है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, लिमिट n बराबर इन्फिनिटी समीशन r बराबर 1 से लेकर n तक, n कॉमन ले लेंगे बाहर, क्योंकि बहुत जरूरत पड़ने वाली है 1 + r/n। देखिए लिमिट हो n बराबर इन्फिनिटी, समीशन भी लगा हुआ हो r बराबर 1 से n तक और 1/n भी हो, तो सम ऑफ द सीरीज लिमिट का फॉर्मूला होता है। इसे लिख देते हैं 0 से 1 fx dx। इसकी जगह x लिख देते हैं 1/x dx, और इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते ही हैं, log 1 + x होता है, और लिमिट तो हम लगा ही देंगे 0 से 1 log 2 आ जाएगा, जो कि क्या है, फाइनाइट है। फाइनाइट है तो आंसर क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट आ जाएगा। ये सीक्वेंस थी कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंस वैल्यू आई log 2। समझ में भी आ गया होगा आपके। कुछ थ्योरम है मेरे पास जिनके स्टेटमेंट तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में बहुत पूछ लेता आपको। तो वो मैं थ्योरम लिख देता हूँ, और 1-2 क्वेश्चन भी हैं वो भी लिख देता हूँ। चलिए आप पढ़ लेंगे, स्टेटमेंट याद कर लेंगे। क्वेश्चन इन पर भी कभी कभी पूछ लेता है। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। चाहे वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो, चाहे वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो, वो कन्वर्जेंट होती ही होती है। बोल जानो वायर स्ट्रेस थ्योरम क्या कहती है, ये स्टेटमेंट बहुत पूछता है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैव एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो बाउंडेड सीक्वेंस रखेगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैव एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। प्रत्येक बाउंडेड सीक्वेंस कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो रखेगी। देखिए एवरी कोची सीक्वेंस इज कांस्टेंट, सॉरी जितनी भी कोची सीक्वेंस होंगी वो कन्वर्जेंट होंगी। क्या होंगी, कन्वर्जेंट। एवरी कोची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होंगी। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड। जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो बाउंडेड होगी। जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो बाउंडेड होगी। बाउंडेड सीक्वेंस तो बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो सकती है, लेकिन अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड ही है। एवरी सब सीक्वेंस ऑफ ए डाइवर्जेंट, मैंने सब सीक्वेंस तो आपको बताया क्या होता है।
एवरी सब्सिक्वेंस ऑफ ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस, प्रत्येक डाइवर्जेंट सीक्वेंस की सबसिक्वेंस डाइवर्जेंट होगी। इट्स मीन अगर हिसाब लगाया जाए तो एवरी सबसिक्वेंस ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट होनी भी चाहिए। दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, सीक्वेंस में ज़्यादा नहीं है, एक दो क्वेश्चन आते हैं, लो लगभग शायद मैंने कराने का प्रयास करा है। आप अपने आप प्रैक्टिस करिए सीक्वेंस के, कहीं से और एग्जाम्पल लेके। आज इतने रहने देते हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। नमस्कार।